हेलो एवरीवन, नमस्ते, सलाम। आई होप आप सब लोग सब अच्छे हैं, खुश है। क्या हाल चाल, सब ठीक है, सब बढ़िया है। एकदम अच्छे से अपना अपना क्वारंटीन एंजॉय कर रहे हो घर पे ही। आई होप सो। इसी उम्मीद के साथ कि आपने सारे के सारे लेक्चर्स देखे होंगे, समझे होंगे और एंजॉय भी किए होंगे। उसी उम्मीद के साथ मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ ये हमारे इंपॉर्टेंट से टॉपिक का एक बहुत महत्वपूर्ण रिवीजन लेक्चर। यहाँ पे आज हम करने वाले हैं इस पूरे के पूरे टॉपिक को, जो हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ा था, इस पूरे के पूरे टॉपिक को रिवाइज करने वाले हैं। टॉपिक का नाम जैसे कि आपको पता है, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन। इस टॉपिक को रिवाइज करके इसमें जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम आज यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, हर चीज हम आज देखने वाले हैं। अब क्या है, मैं आपके सामने एक बात आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रखना चाहती हूँ कि एमसीक्यू सॉल्विंग, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम क्लास में करने वाले हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तब मैंने आपको ये नहीं बताया था कि वो एमसीक्यू सॉल्विंग हम कैसे करने वाले हैं। देखिए, एमसीक्यूज जब आपके सामने आते हैं ना, चैप्टर होता है इतना बड़ा, एमसीक्यूज उसमें से आपके सामने अगर रखे जाए तो थोड़े कम रख सकते हैं, मैक्सिमम उसमें से हम 90% 80% उसका सिलेबस कंप्लीट करवा सकते हैं एमसीक्यू के थ्रू। लेकिन जब हमें पूरी डिटेल कवर करनी है, हमको इतना सा भी छोटा सा भी तिनका जब छोड़ना नहीं है पढ़ने में, तो फिर हमें एमसीक्यू सॉल्विंग से पहले उसका डिटेल्ड रिवीजन करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम रिवीजन करते वक्त ही मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी हर छोटा बड़ा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है, हर टाइप का एमसीक्यू, हर टाइप का ऑप्शनल जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है इस टॉपिक के रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक। आई होप इसके पहले आपने ये दोनों जो पहले के लेक्चर्स थे जिसमें हमने ये टॉपिक स्टडी किया था वो पूरा देख लिया होगा। उसमें स्टडी करते वक्त रिपीट कर करके समझ के हमने हर पार्ट लर्न भी किया था। जो नहीं लर्न हुआ है वो अभी लर्न हो जाएगा, बिल्कुल बिना टेंशन के। सिट बैक आराम से और एंजॉय कीजिए लेक्चर। लेकिन एंजॉय करने का ये मतलब नहीं है कि आप आपके माइंड को ताला लगा रहे हो। आज सोचना आपको ज्यादा है, मुझे कम। आज मैं कम सोचने वाली हूँ, आपने ज्यादा सोचना है। मैं फटाफट क्वेश्चन पूछूंगी, स्क्रीन पे देखने की बजाय, स्क्रीन पे तो ऑब्वियसली देखो मतलब क्या चल रहा है, लेकिन स्क्रीन पे आंसर ढूंढने की बजाय फटाफट सिर्फ दिमाग में सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है? और फिर मेरे आंसर का वेट कीजिए। डन, रेडी, सही है, सेट हो? अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रेट। सबसे पहली चीज, रिवीजन से स्टार्ट करेंगे पूरा। ये जो सबसे पहली तो मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवा दूं, ये हमारे नोट्स है। ये नोट्स मैंने आपको किस तरीके से बनाए हैं या क्या क्या कलर्स उसमें यूज किए, इसका हल्का सा डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे देती हूँ। यहाँ पे जो भी पर्पल में मार्क्ड है, पर्पल में हमारा कोई सेक्शन नंबर हो गया या कोई इंपॉर्टेंट ईयर हो गया, वो चीज को मैंने पर्पल, चीज रेड में दी गई है वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज है, कितने मेंबर्स है, कितने रुपीस का फाइन है वगैरह, ऐसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज को मैंने रेड में मार्क किया हुआ है। हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मतलब सब पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, कोर वैल्यूज हमने देखी थी, तो कोर वैल्यूज के जो 5 कोर वैल्यूज है उसको मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट करने के लिए येलो में रखा। तो इससे क्या होता है, कलर जब हम यूज कर रहे हैं ना, तो आपको जब आप फाइनल रिवीजन करोगे तो आपको, हमें एक चार्ट बुक तो मैं आपको देने ही वाली हूँ, तो उसमें तो आपको हर चीज एकदम आंखों के सामने क्लियर कट आ जाएगी। लेकिन फाइनल रिवीजन करते वक्त आपको ये जो कलर्स है, कलर का डिफ्रेंसिएशन है, वो भी बहुत हेल्पफुल होगा। ये देखिए, जैसे कि रेड मार्किंग, पर्पल मार्किंग की गई है, जो चीज आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, ये मेरी गारंटी है। और ये चीज आपको खुद को समझेगी, ये भी मेरी गारंटी है। चले स्टार्ट करें। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं एकदम बिगिनिंग से इस चैप्टर के, जब हमने पढ़ना जहां से स्टार्ट किया था। यहाँ पे हमें चैप्टर में बेसिकली 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। उन 5 टॉपिक्स में अलग अलग चीजें कवर की गई है। वी विल हैव टू सी ईच वन ऑफ देम। सबसे पहले हमने देखा था कि आईसीएसआई क्या होता है। तो आईसीएसआई क्या है? आईसीएसआई एक नेशनल हमारी प्रोफेशनल बॉडी है जो सीएस के प्रोफेशन का पूरा ध्यान रखती है, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाती है और मेंबर्स के लिए बेस्ट स्टैंडर्ड्स बनाने का काम करती है। यहाँ पे पूरे के पूरे सीएस प्रोफेशन को रेगुलेट करने का, उसको डेवलप करने का, उसको वर्ल्ड लीडर बनाने का पूरा काम जो सौंपा गया है वो आईसीएसआई के ऊपर सौंपा गया है। यहाँ पे एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट 4
लाख स्टूडेंट्स हमारे पास है, ऑलमोस्ट 4 लाख स्टूडेंट्स हमारे पास है, और 50,000 मेंबर्स हमारे पास रजिस्टर्ड है आईसीएसआई के पास। आईसीएसआई कोई ऐसे ही वैसे ही नहीं बन गया किसी के मन से। आईसीएसआई पार्लियामेंट के एक एक्ट से बना, जिस एक्ट का नाम है द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। आईसीएसआई फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मतलब एमसीए के अंडर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अलग से मिनिस्ट्री है, एक अलग से डिपार्टमेंट है। आईसीएसआई का हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। इसके 4 रीजनल ऑफिसेज है, जो 4 अलग अलग सेक्शंस की सारी रिक्वायरमेंट्स को हैंडल करते हैं। वो रीजनल ऑफिसेज लोकेटेड है न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। these are also the 4 cities जिसमें हमारा गोल्डन क्वाड्रिलैटरल रन करता है हाईवेज का। जस्ट अ फैक्ट। नेक्स्ट थिंग, आईसीआईएसआई के 70 चैप्टर्स है, मतलब 70 ब्रांचेस है, विच आर स्प्रेड ऑल अक्रॉस द कंट्री। आईसीआईएसआई टाइम पे, वक्त आने पे, जब भी जरूरत पड़े, जब भी जरूरत लगे, उस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग इनिशिएटिव्स में खुद का कंट्रीब्यूशन देती रहती है, जिससे सोसाइटी की और इकोनॉमी की डेवलपमेंट बिल्कुल एक हद से बढ़ जाती है। यहाँ पे हमने 3 स्टेटमेंट्स देखी थी। 3 कौन सी स्टेटमेंट्स? विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट एंड मोटो स्टेटमेंट। ये 3 बेसिकली बताता है कि आईसीएसआई का फ्यूचर ओरिएंटेड गोल क्या है, आईसीएसआई फ्यूचर में कैसा बनना चाहता है, या फिर वो बना किस चीज के लिए है। तो हमने विजन, मिशन एंड मोटो स्टेटमेंट देखा। विजन स्टेटमेंट सेज दैट आईसीएसआई वांट्स टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसका मीनिंग हमने देखा था। दूसरी चीज, मिशन स्टेटमेंट, टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब मिशन, विजन को फुलफिल करने के रिलेटेड मिशन स्टेटमेंट है। एंड मोटो स्टेटमेंट, स्पीक द ट्रूथ एंड अबाइड बाय द लॉ। नेक्स्ट थिंग हम आए थे आईसीएसआई की 5 कोर वैल्यूज के ऊपर, जिसपे ये पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन, ये पूरा का पूरा प्रोफेशन बेस्ड है। ये कोर वैल्यूज अप्लाई करती है बेसिकली, ये कोई कोर वैल्यूज जब हम एथिक्स की बात करते हैं या इंटेग्रिटी की बात करते हैं या रिलायबिलिटी की बात करते हैं, तो ये अप्लाई करती है हर एक इंडिविजुअल को, हर एक मेंबर को ऑफ आईसीएसआई एंड द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ। यहाँ पे बेसिकली जब कोर वैल्यूज बताई जाती है, तो ये एक तरीके से हमें समझाता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिस क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन क्या है, वहां पे वो किस चीज में बिलीव करते हैं, कौन सी वैल्यूज अपने अंदर इम्बाइब करते हैं। ये सारी चीजें हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यूज से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक वैल्यूज से पता चलती है। ये आईसीएसआई ने दी है अपनी मेंबर्स के लिए, अपने खुद के लिए, जो फॉलो करना जरूरी है ताकि प्रोफेशन की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे और उसकी जो इज्जत है, जो रिस्पेक्ट है, वो दिन ब दिन बढ़ती रहे। यहाँ पर हर कोई, आईसीएसआई हो, सीएस का कोई मेंबर हो, वो ये प्लेज करता है, ये प्रॉमिस करता है खुद से और अपने प्रोफेशन से कि वो ये 5 वैल्यूज के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, इन 5 वैल्यूज को अपने सराखों पे रखेगा और हमेशा इनको फॉलो करते हुए ही अपने प्रोफेशन को आगे कंटिन्यू करेगा। तो सबसे पहली जो वैल्यू है वो है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? एक तरीके से होलसमनेस, पूरा होना, कंप्लीट होना। यहाँ पे एक आपको पूरा फील होना चाहिए, नॉट ओवर इन द आउटर सेल्फ, आपके अंदर भी, इनर सेल्फ में भी आपको एक पूरा होने की फीलिंग आनी चाहिए। वो कैसे आएगी? वो कैसे आएगी? जब आप ट्रांसपेरेंट है, जब आप लॉयल है, जब आप काइंड है, जब आप पूरे डेडिकेटेड है अपने काम की तरफ, जब आप किसी की तरफ सिंपैथी, एम्पैथी शो कर सकते हैं, तब आप एक होलसमनेस फील करेंगे और उसे ही इंटेग्रिटी बोलते हैं। आईसीआई ने जो विजन दिया है कि ग्लोबल लीडर बनना है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, ये तभी फुलफिल होगा, ये तभी फुलफिल होगा जब सीएक्स का हर एक मेंबर और आईसीएसआई खुद इस बात को खुद के मन में, दिमाग में उतार ले कि इनको इस गोल की तरफ वर्क करना है। और ये जो प्रॉमिस इन्होंने पूरे नेशन के साथ बोला है, पूरे वर्ल्ड के साथ किया है, उस प्रॉमिस को निभाने के लिए, उस प्रॉमिस को निभाने के लिए बहुत जरूरी है कि ये इंटीग्रल हो, लॉयल हो, और इसीलिए इसका सबसे पहला कोर वैल्यू है इंटेग्रिटी। यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे बहुत क्लियरली आईसीएसआई ने मेंशन किया है कि इंटेग्रिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इंटेग्रिटी इज समथिंग व्हिच एवरी मेंबर शुड हैव, दिस होलसम फीलिंग, दिस कंप्लीट फीलिंग, ये पूरा होना हर मेंबर की अंदर होना ही चाहिए कंपल्सरीली। दूसरी चीज हमने देखी थी एथिक्स। एथिक्स, ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आए हैं एथोस, जिसका मतलब होता है एक कैरेक्टर, कस्टम जो सालों सालों से चलता आ रहा है, एक पर्सन का इनर बिहेवियर, इसका मतलब होता है एथोस ग्रीस में। तो एथिक्स बेसिकली क्या होता है? सही गलत की समझ प्लस
प्लस, सिर्फ सही गलत की समझ होके नहीं चलने वाला, सही गलत की समझ प्लस किसी के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा, किसी के लिए कुछ बेटर करने की इच्छा, इसको बोलते हैं एथिक्स। तो यहाँ पे आईसीएसआई जो है वो पूरा एथिक्स पे बिल्ड है। अगर आपको समझता है किसी के लिए क्या सही है, किसी के लिए क्या गलत है, फॉर एग्जाम्पल एक नाइफ है, नाइफ से आप किसी को मार भी सकते हो, नाइफ से आप नॉर्मल जो किचन में कटिंग के लिए बना है नाइफ वो भी कर सकते हो, तो कटिंग के लिए कर रहे हो, इट इज ओके, इट इज गुड। लेकिन आप किसी को मार रहे हो, इट इज अनएथिकल। तो ये जो एथिक्स का जो डिफरेंस है ना, सही है कि गलत है, ब्लैक है कि व्हाइट है, ये हमारे मन में ऑलरेडी है। लेकिन इस एथिक्स की फीलिंग को, इस एथिक्स के नॉलेज को, इस एथिक्स के अंडरस्टैंडिंग को अपने प्रोफेशन में कैरी करना जरूरी है, ये बोला गया है। तीसरी चीज हमने देखी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, अगर आप आपके क्लाइंट को, आपके नेशन को, जिसको भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उसको अगर आप क्वालिटी दे सकते हो, वो अगर आप पे डिपेंडेंट रह सकता है, उसको आप बता सकते हो, उसको आप जता सकते हो, उसको आप अश्योरेंस दे सकते हो कि आपकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं आएगी, कि आपकी सर्विसेज में कोई भी डिले नहीं आएगा, आप पूरे कमिटेड रहोगे, अगर ये आप सामने वाले को बता सकते हो तो आप रिलायबल हो। तो आप क्या हो, रिलायबल हो। और यहाँ पे क्लियरली बोला गया है आईसीएसआई द्वारा कि अगर तीन चीजें फॉलो होती है, कौन सी तीन चीजें, अगर पहली चीज आपके काम में क्वालिटी है, आपके काम में क्वालिटी है, तीसरा आप प्रेडिक्टेबल हो, मतलब आप खुद के मन से तीसरी कोई चीज फॉलो नहीं कर रहे, जो आईसीएसआई ने बोला है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जो भी रूल्स बने हैं उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो, और तीसरी चीज अगर आप वैल्यू एडेड सर्विसेज, अगर आप एक्स्ट्रा हेल्प कर रहे हो अपने क्लाइंट की, तो आप रिलायबल माने जाओगे। और ये तीन चीज अगर रही तो ये आईसीएसआई की यूएसपी, मतलब आईसीएसआई इस तीन चीजों से जाना जा सकता है, ऐसा बहुत क्लियरली बोला है। चौथी चीज थी हमारी ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब क्या है, जो भी आप करो, जो भी आपको दिया गया है काम, सबसे पहले तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, सबसे पहले तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर कुछ गलत हो जाता है, अगर कुछ गलत हो जाता है तो आप उसको छोड़ो मत। छोड़ो मत मतलब नहीं मैंने थोड़ी किया, नहीं ये पानी मुझसे नहीं गिरा, मेरे भाई से गिरा है, नहीं मैंने नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं चलेगा। आपने खुद ने किया है, ओन इट अप, ओन इट अप, आपने खुद ने किया है, ओन इट अप। अगर कोई गलती भी हो जाती है, पहली बात गलती करनी नहीं है, अगर कोई गलती हो जाती है तो आपको उससे मुकरना नहीं है, आपको उसको वैसे ही सही करने की कोशिश करनी है, भले ही उसको सही करना कितना भी डिफिकल्ट होने दो, तो भी उसको सही करने की कोशिश आपने करनी ही है। तो यहाँ पे बोला गया है ओनरशिप। ओनरशिप मतलब क्या है, आप तो एक तो प्रॉमिस निभाओ, प्रॉमिस निभाने के साथ कुछ गलत हो गया तो उसको सही करो, कितना भी डिफिकल्ट हो तो भी। इससे फायदा क्या होता है मैम, अगर हम हमारी गलती खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर हम हमारे टास्क को ऐसे ही जाने नहीं देते, इफ वी ओन इट अप, अगर हम अकाउंटेबल है, किसने क्या किया ये पहले से डिसाइडेड है, जिसने जो किया वो उसको बात को मान रहा है, अगर ऐसा होता है तो इससे क्या फायदा होता है, इससे पहली बात प्रोफेशन की और आपकी खुद की रिस्क कम होती है, यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ती है, हर एक को अपना अपना काम पता है, हर एक अपना अपने काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, अकाउंटेबल है, तो एफिशिएंसी बढ़ती है, और इससे पूरे आईसीएसआई के प्रोफेशन की गुडविल बढ़ेगी, इसकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड। और पांचवी और आखिरी कोर वैल्यू हमें दी गई थी बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक, मतलब जितने भी लोग, स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है, जितने भी लोग हमारे एक्शन से अफेक्ट होते हैं। एक सीएस प्रोफेशनल के एक्शन से एक इंसान नहीं, मल्टीपल लोग अफेक्ट होते हैं। गवर्नमेंट आप पे डिपेंडेंट रहती है, आपके क्लाइंट्स आप पे डिपेंडेंट रहते हैं, उस क्लाइंट के एम्प्लॉइज आप पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो हर एक स्टेक होल्डर को दिमाग में रख के आगे चलना है, किसी का भी नुकसान आपकी वजह से नहीं होना चाहिए, उनको जो सर्विसेज चाहिए वो फुलफिल आपने करनी है, उनकी अगर कोई एक्सपेक्टेशन है तो वो फुलफिल करने की जिम्मेदारी आपकी है। उन्होंने सोचा कि हाँ ऐसा हुआ तो अच्छा रहेगा, तो वो सोच को, अच्छी सोच को, ऑब्वियसली वो सोच को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है आपके क्लाइंट के, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बेसिकली स्टेक होल्डर पे ध्यान देना है, जो हमारे कामों से इफेक्ट हो रहा है उनको हमें बहुत हेल्प करना है, जिससे क्या होगा, जिससे जब हम उनसे कॉन्स्टेंटली एक कॉन्वर्जेशन में रहेंगे, कॉन्स्टेंटली उनको कंसल्ट करेंगे, कॉन्स्टेंटली उनकी बात समझने की कोशिश करेंगे, तो एक ट्रस्ट बनता है, जिससे प्रोफेशनल्स की, प्रोफेशन की और वो क्लाइंट की भी सस्टेनेबल ग्रेटर ग्रोथ होती है। इसी के साथ हमारे जो 5 मेन कोर वैल्यूज थे वो कंप्लीट होते हैं। तो 5 मेन कोर वैल्यूज फटाफट मुझे बता दीजिए। इंटेग्रिटी ये वर्ड कहां से आया है, इंटीग्रल से आया है, किधर से आया है, इंटीजर से आया है, किधर से आया है, इंटीजर से आया है। इंटीजर ये वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंप्लीट। तो सबसे पहला हमारा है इंटेग्रिटी, दूसरा हमारा कोर वैल्यू है एथिक्स,
तीसरा कोर वैल्यू इज रिलायबिलिटी, चौथा कोर वैल्यू ओनरशिप, एंड पांचवा एंड आखिरी कोर वैल्यू इज बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक, बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। तो 5 बता दीजिए फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी से एकदम मुझे बता दीजिए सोच के। सबसे पहला इंटेग्रिटी, एथिक्स, रिलायबिलिटी, ओनरशिप एंड स्टेक होल्डर सेंट्रिक होना। इन 5 कोर वैल्यूज के ऊपर पूरा का पूरा ICSI और CS का प्रोफेशन बेस्ड है। आई रोज, एक सिंपल सा लाइन, एक सिंपल सा फ्रेज याद रखना है, आई रोज। तो आई रोज मतलब मैं उड़ गया या फिर मैं गुलाब हूं, जो भी याद रखना है रहो। तो आई रोज से हम याद रख सकते हैं सारी की सारी कोर वैल्यूज। तो आई रोज क्या है? इंटेग्रिटी, रिलायबिलिटी, ओनरशिप, स्टेक होल्डर सेंट्रिक एंड एथिक्स। डन है? यहां तक आगे बढ़े वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी का मतलब जानने के लिए। अब हम ये कोर्स में आए हैं तो इसका प्रॉपर मतलब तो पता, ये मतलब जानने के लिए हम सबसे पहले देखा हमने डेफिनेशन 2 जगह पे दिया हुआ है। पहला कंपनी सेक्रेटरी एक्ट जो 1980 में सेटअप हुआ, एंड दूसरा कंपनीज एक्ट दैट इज फॉर्म 2013। तो ये जो 2 एक्ट्स है उसमें कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन दी हुई है। पहली डेफिनेशन जो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में दी हुई है वो दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कोई भी पर्सन जो मेंबर है, किसका मेंबर? ICSI का मेंबर है, उसको हम क्या मानेंगे? उसको हम मानेंगे कंपनी सेक्रेटरी। तो यहाँ पे डेफिनेशन बोली गई है, अ पर्सन हु इज अ मेंबर of what? The Institute of Company Secretaries of India. The Institute of Company Secretaries of India, उसको हम CS मानेंगे। जो दूसरा डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट का वो दिया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 24 में। इस डेफिनेशन में ऊपर के डेफिनेशन की ही सहायता ली गई है। उन्होंने बोला है कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड इन, ऊपर वाले सेक्शन का नाम, एज डिफाइंड इन 21C ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। मतलब यहाँ पे तो ये वाला जो पार्ट है पूरा 1980 तक, यहाँ पे तो पूरे पार्ट में ऊपर की बात की गई है, एज डिफाइंड इन कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। दूसरी बात बोली गई है हु इज अपॉइंटेड एज अ कंपनी सेक्रेटरी, उस पर्सन को हम, उस कंपनी सेक्रेटरी को जिसको ऊपर डिफाइन किया गया है, उसको जब हम हमारे यहाँ पे अपॉइंट करते हैं किस चीज के लिए? ताकि जो भी ड्यूटीज, जो भी फंक्शंस एक कंपनी सेक्रेटरी के हैं, जो भी फंक्शंस एक कंपनी सेक्रेटरी को दिए हुए हैं, वो सारे फंक्शंस फुलफिल करने के लिए जिसको हम हायर करते हैं उसको हम बोलेंगे कंपनी सेक्रेटरी। ये फंक्शंस किसने दिए हैं? ये ड्यूटीज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसने दी है? ये दी है वो खुद एक्ट ने, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013 में। बेसिकली क्या किया गया है? हेल्प ली गई है प्रीवियस डेफिनेशन की, हेल्प ऑफ डेफिनेशन मतलब ऊपर वाले डेफिनेशन की पूरी हेल्प ली गई है और बोला गया है कि ऊपर वाले डेफिनेशन के हिसाब से प्लस जिसको अपॉइंट किया जाता है क्या चीज के लिए? परफॉर्म करने के लिए। क्या परफॉर्म करने के लिए? फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। कहा के फंक्शंस ऑफ अ CS, और ये वाले जो फंक्शन CS के दिए गए वो कहाँ पे दिए गए हैं? कंपनीज एक्ट में। कहाँ पे दिए गए हैं? कंपनीज एक्ट में। तो क्या डेफिनेशन है? जब हम ऐसे शॉर्ट पार्ट्स में समझने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेशन जैसी चीज भी लर्न करना एकदम इजी हो जाता है। डेफिनेशन सबसे पहले कौन से सेक्शन में दी गई है? कंपनीज एक्ट के 24 सेक्शन 2 क्लॉज 24 में। इस डेफिनेशन में बोला गया है कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड in section 21C of Company Secretaries Act, who is appointed to perform the functions of a CS, of a company secretary under the Companies Act 2013। यहाँ पे जो है ये बहुत क्लियरली बताया गया है कि कंपनी सेक्रेटरी वन ऑफ द की मैनेजरियल पर्सनल होता है कंपनी का इन स्पेसिफिक केसेस। अब हमें जानना है कि ये की मैनेजरियल पर्सन, तो किसको जरूरी है कि कंपनी सेक्रेटरी को की मैनेजरियल पर्सनल बोलकर हायर करना है, अपॉइंट करना है? तो किसके लिए है? ये
जरूरी है लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन सी? जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। जिस पब्लिक कंपनी का शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है या उससे ज्यादा है, उस कंपनी को, प्लस लिस्टेड कंपनी को एक कंपनी सेक्रेटरी हायर करना या अपॉइंट करना कंपलसरी है एज अ की मैनेजरियल पर्सनल। यहाँ पे उसको और कौन से 2 की मैनेजरियल पर्सनल रखने पड़ते हैं? सीएस रखना पड़ता है, देख लिया। उसके अलावा एक सीएफओ हायर करना पड़ता है, उसके अलावा एक सीईओ या फिर एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर एक मैनेजर, और ये तीनों नहीं रहे तो इनके बदले पे एक होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करना कंपलसरी है। ये रूल्स है वो कहाँ पे दिए हुए? ऑफ कोर्स कंपनीज एक्ट, किसको हायर करना है किसको नहीं, तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 3 में ये रूल्स दिए गए हैं। और उसके साथ साथ ये सारे जो रूल्स है, ये सारे जो रेगुलेशंस है, ये सारी जो प्रोविजंस है, वो अलग एक सेट ऑफ रूल्स में दिए गए हैं। वो सेट ऑफ रूल्स में से 8th नंबर वाला रूल 8 किस चीज का? एक स्पेसिफिक सेट कौन सा है? सेट है अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल, इस सेट ऑफ रूल्स में ये डिटेल्स दी गई है कि एक कंपनी को, कौन सी कंपनीज को एक सीएस हायर करना कंपलसरी है एज अ की मैनेजरियल पर्सनल। तो कौन सी कंपनी कंपलसरी है केएमपी रखना सीएस को? और पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। कौन से सेक्शन में डिटेल्स है? फटाफट सोचिए, सेक्शन 203 में। और कौन से रूल में? रूल 8 में। कहा के रूल्स? अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजर। उसके अलावा ये जो रूल 8 में डिटेल्स दी है ना, ऐसा ही रूल 8 का एक पार्ट है, रूल 8A सेम सेट का, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, सेम सेट का एक और रूल है, रूल 8A। उसमें बोला गया है कि कोई प्राइवेट कंपनी, अभी तक ऊपर में हमने प्राइवेट कंपनी का नाम नहीं पढ़ा था, तो उसमें बोला गया है एक प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, सेम लिमिट दी गई है, देखो 10 करोड़ या उससे ज्यादा, 10 करोड़ या उससे ज्यादा, 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसको भी एक सीएस रखना जरूरी है होल टाइम पे। होल टाइम सीएस मतलब फुल टाइम जॉब पे एक सीएस रखना कंपलसरी है। इसी के साथ हमारे अपॉइंटमेंट के रूल्स कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि फंक्शंस क्या है। फंक्शंस देख लेते हैं। एक सीएस को बेसिकली 3 फंक्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला फंक्शन कि उसको बोर्ड को रिपोर्ट करना है, चीजों से कंप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, नहीं तो बना दी। कंपनी को रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो रूल्स फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे। कहा के रूल्स? सबसे पहला कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो चेक करना है। दूसरा, कंपनी एक्ट के अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो चेक करना है। तीसरा, और कोई भी लॉ जो कंपनी को अप्लाई करता है उसके भी सारे प्रोविजंस, उसके भी सारे रूल्स, उसके भी सारे रेगुलेशंस फुलफिल कर रही है क्या कंपनी, ये चेक करने का काम भी सीएस का है। और इस बारे में बोर्ड को रिपोर्ट करने का काम भी सीएस का है। दूसरा काम सीएस का है कि जितने भी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं जो कंपनी को फॉलो करना कंपलसरी है, वो भी फॉलो हो रहे हैं क्या, ये चेक करना और श्योर करना कि कंपनी वो फॉलो करे। और तीसरी चीज, विद टाइम जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, जो भी एक्स्ट्रा ड्यूटीज, एक्स्ट्रा फंक्शंस उनको दिए जाएंगे, वो सारा कंप्लीट करना भी काम सीएस का है। अब ये जो ड्यूटीज है एक्स्ट्रा, क्या क्या है? बहुत सिंपल सी 8 ड्यूटीज हमें दी हुई है। अगर ये हमने कैसे समझा था, एक एग्जांपल के थ्रू समझा था क्लास में। क्या एग्जांपल था कि अगर आप सीएस हो, हमने कंपनी का नाम क्या लिया था, रतन कंपनी, आप कंपनी के सीएस हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या क्या काम करना होगा कंपनी का, ये हमने देखा था। तो सबसे पहला काम आपको कंपनी, मैं ये 2 मिनट आप सोचिए, मैं उसके लिए आप सोचिए क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा। फटाफट 8 पॉइंट्स, सिर्फ सोचिए, फिर हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। सोचो एज सीएस आपको क्या क्या काम कंपनी में करना है। सोच लिया? आ गया थोड़ा बहुत दिमाग में, थोड़ा बहुत फ्लैशबैक में चले गए कि हमने क्या क्या पढ़ा था। अब देख लेते हैं। आपको जो भी डायरेक्टर्स है, आपके कंपनीज है, उनको अगर कोई भी हेल्प लगी कंपनीज एक्ट की कोई प्रोविजन समझने में, उनकी जो पावर्स है, उनकी जो ड्यूटीज है, उनके जो काम है, उनके जो रूल्स और रेगुलेशंस है, हर चीज समझने में अगर डायरेक्टर्स को आपकी हेल्प लगती है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप उनको हेल्प करो। वो डायरेक्टर को फॉर
एग्जाम्पल 10 डायरेक्टर है, 10 में 2 हेल्प लगती है, 2 को हेल्प करो, 1 को हेल्प लगती है, 1 को हेल्प करो, 10 के 10 पूरे ग्रुप को हेल्प चाहिए, उन सबको भी हेल्प करो। मतलब इंडिविजुअली भी हेल्प करना पड़ेगा एंड कलेक्टिवली भी उनको हेल्प करने की जिम्मेदारी आपकी है। सबसे पहली जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी। दूसरी जिम्मेदारी आपकी क्या है? दूसरी जिम्मेदारी आपकी है कि कंपनी में जितनी भी मीटिंग्स होती है, बोर्ड मीटिंग्स हो, जनरल मीटिंग्स हो, अपनी कमिटी मीटिंग्स हो, जनरल मीटिंग्स के कोई टाइप्स हो, जो भी मीटिंग होती है उसको अरेंज करने की जिम्मेदारी आपकी है। उसके रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने की जिम्मेदारी आपकी है। अब मीटिंग सिर्फ अरेंज नहीं करनी है, उसको अटेंड भी करना है। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीटिंग को अटेंड करना है। मीटिंग करना है, अटेंड करके वहां पे बैठ के गप्पे नहीं मारने सारे शेयर होल्डर्स से और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। एक जो भी मीटिंग में हो रहा है उसके मिनट्स प्रिपेयर करने हैं, उसके मिनट्स प्रिपेयर करने। ये है आपकी तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की मीटिंग्स अटेंड करनी है और उसके साथ साथ उसके मिनट्स प्रिपेयर करने हैं। चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी को जहां से भी जो भी अप्रूवल लगता है, कंपनी ना सब अपने मन मर्जी से नहीं कर सकती, उसको कभी परमिशंस, कभी अप्रूवल्स, कभी किसी की हाँ, कभी किसी की ना लगती है। तो ये जो अप्रूवल्स लगती है, परमिशंस लगती है, जिससे भी कोई अथॉरिटी हो, गवर्नमेंट हो, कोई सेबी हो, रेरा हो, कोई भी लॉ के अंडर, कोई भी अथॉरिटी के अंदर जो भी परमिशन लगती है, वो अप्रूवल लाने की जिम्मेदारी आपकी है। वो अप्रूवल लाने की जिम्मेदारी आपकी है। नेक्स्ट पॉइंट, कहीं भी किसी के भी सामने जाके अगर रिप्रेजेंट करना पड़े, कोई लोन लेना है तो कंपनी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मतलब वो अथॉरिटी के सामने जाके बातचीत करनी पड़ेगी। कभी कोई टैक्स ऑफिशियल से कुछ टैक्स में गड़बड़ हो गई या ऊंच नीच हो गई तो टैक्स ऑफिशियल के सामने जाके शायद आपको रिप्रेजेंट करना पड़ सकता है। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल के सामने जाके, कोई केस चल रहा है कंपनी का तो ट्रिब्यूनल में जाके आपको शायद उनको रिप्रेजेंट करना पड़ सकता है। कंपनी तो आर्टिफिशियल बॉडी है, वो तो खुद चल के जाएगी नहीं। हाँ बोलिए क्या हो गया? आपको जाना है, आपको कंपनी को रिप्रेजेंट करने की ड्यूटी दी है एज द कंपनी सेक्रेटरी। देखिए लॉजिकली सोचिए, किसी की पर्सनल असिस्टेंट होता है, अगर कोई पर्सनल असिस्टेंट होता है, सेक्रेटरी होता है, डायरेक्टली बॉस नहीं चाहता किसी से बात करने के लिए, पहले सेक्रेटरी के पास लाया जाता है उसको और फिर बॉस के पास भेजा जाता है। तो सेक्रेटरी बेसिकली क्या करता है? बॉस को सबके सामने रिप्रेजेंट करता है, बॉस की मीटिंग्स अरेंज करता है, तो सारी चीजें करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आप यही सोचिए कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी के आर्टिफिशियल बॉडी है, इसलिए अगर किसी पर्सन के हम सेक्रेटरी है, अगर हम प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी है, प्राइम मिनिस्टर के असिस्टेंट है, तो फिर हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा? उस लॉजिक से सोचिए, यही लॉजिक हमने पढ़ते वक्त भी यूज किया था, तो उस लॉजिक से सोचिए। तो नेक्स्ट थिंग, आपको बोर्ड को असिस्ट करना है कि बोर्ड के रेगुलर काम है, रेगुलर काम में जो भी उनको रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, या फिर रेगुलर काम में उनको कोई हेल्प लगती है, वो सारी हेल्प भी आपको करनी है नॉर्मल वर्किंग ऑफ द कंपनी में। उसके बाद आपको बोर्ड को 3 चीजों में एडवाइस करना है, हेल्प करना है। बोर्ड आपसे एडवाइस मांगे तो भी, और आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे बोर्ड थोड़ा गलत, जहां पे आपको बोर्ड को एडवाइस करना है 3 स्पेसिफिक चीजों में। सबसे पहला, कंपनी को अच्छे से कंट्रोल कैसे करना है, और कंपनी को कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना, इसको ही बोला जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या बोला जाता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेहतर तरीके से कैसे किया जाएगा ये बताना है, ये उनको एडवाइस करना है। दूसरी चीज, जितने भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट्स है, सजेशंस है, जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है दिए गए हैं, उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, वो देखना है। और तीसरी चीज, जो भी दूसरी ड्यूटीज एज पर द काउंसिल आपके सामने लाई जाती है, एज पर द एक्ट, एज पर द रूल्स आपके सामने लाई जाती है, वो ड्यूटीज भी आपको फुलफिल करनी है, और आखिरी ड्यूटी है, बोर्ड आपको इन सारी 7 ड्यूटीज के अलावा बोर्ड आपको कोई भी एक्स्ट्रा ड्यूटी प्रोवाइड करता है कि आप ये कीजिए, तो वो बोर्ड की बात मान के आपको ड्यूटी फुलफिल करना कंपल्शन है। तो यहाँ पे हमने देखी 8 तरीके की ड्यूटीज। इस तरीके से देख लीजिए कि आप किसी के पर्सनल सेक्रेटरी है, सिर्फ सोचने के लिए आप बनने वाले हैं कंपनी सेक्रेटरी, लेकिन अभी के लिए सिर्फ सोच लीजिए कि आप किसी बड़े से आदमी के कोई पर्सनल सेक्रेटरी या फिर कोई असिस्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ सोचने के लिए। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको उस पर्सन को जो भी हेल्प लगेगी, पर्सन या पर्सन के रिप्रेजेंटेटिव्स को, तो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? डायरेक्टर्स को कोई भी हेल्प लगेगी तो उनको प्रोविजन समझाना इंडिविजुअली कलेक्टिवली आपकी जिम्मेदारी है। जितनी भी मीटिंग्स होती है वो मीटिंग्स अरेंज करना आपकी जिम्मेदारी है, मीटिंग्स को अटेंड करना है और उसके मिनट्स भी बनाने हैं। उसके बाद जितने भी अप्रूवल्स लाने हैं अलग अलग जगह से, उस पर्सन को जिसके आप फ्री हो, उसको कहीं से कोई परमिशन चाहिए, उसको लाइसेंस बनवाना है, उसको पैन कार्ड बनवाना है, तो आप जाएंगे पहले, वो नहीं जाएंगे, वो सिर्फ मेन काम के लिए जाएंगे, बाकी
कामों के लिए आप जाएंगे आपको लेने के लिए, रिप्रेजेंट करना है किसी अथॉरिटी के सामने तो आप रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा भी जो भी आपको दिया जाता है, जो भी काम आपको दिया जाता है, वो अदर ड्यूटीज फुलफिल करना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो ये सारी चीजें अभी हमने देखी कि कैसे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना है। तो इसके अलावा भी कुछ भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो आपके ऊपर है। जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, जितनी भी सजेशंस दिए गए कि बेस्ट गवर्नेंस कैसे करना है, उसके जितने भी सजेशंस है वो कंपनी मान रही है, फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है। और जो भी दूसरी ड्यूटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम बोर्ड आपको असाइन करता रहेगा वो भी फुलफिल करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो ये हमने देखी बेसिक 9 ड्यूटीज जो एक कंपनी सेक्रेटरी को फुलफिल करनी है। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। कंपनी सेक्रेटरी का मतलब तो मैम अब हमें बखूबी पता चलेगा, कोई भी नींद में से उठा के पूछेगा तो भी हमें उसकी ड्यूटीज, उसके फंक्शंस, कौन से एक्ट के अंदर कहा किसका डेफिनेशन दिया हुआ है, कौन से एक्ट के अंदर कौन सी कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी रखना कंपलसरी है, हमें सब पता चल चुका है। लेकिन मैम ये न्यू क्या लेके आए? न्यू तो है ना टॉपिक, क्योंकि कोई भी पर्सन, ऊपर जो भी हमने देखा कंपनी आपको हायर कर रही है एज अ KMP या फिर एज अ होल टाइम CS। लेकिन अगर आप किसी और एक कंपनी के साथ पूरे टाइम काम नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करने का बेसिक मतलब मैंने आपको क्लास में समझाया था, अपना ऑफिस डाल के आपको ये कंपनीज को क्लाइंट्स की तरह ट्रीट कर रहे हो और उनको वैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे हमने देखा था कि कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस क्या होता है। तो ये जो डेफिनेशन है CS इन प्रैक्टिस का वो दिया गया है कंपनीज एक्ट में। कहाँ पे दिया गया है? कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट ने अपने सेक्शन 25 में बोला है, अपने सेक्शन 225 अपने सेक्शन 2 क्लॉज 25 में बोला है, क्लॉज 25 में बोला है कि कंपनी सेक्रेटरी वो इंसान रहेगा जिसको सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 2 ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में जिसको डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस माना है, उसको हम मानेंगे CS इन प्रैक्टिस। सिंपल है। तो जैसे पहले वाले डेफिनेशन में, कंपनी सेक्रेटरी के डेफिनेशन में भी कंपनीज एक्ट ने CS एक्ट के ऊपर से डेफिनेशन बनाया था, तो यहाँ पे भी उन्होंने वो किया है। यहाँ पे कंपनीज एक्ट ने बोला है कि जिस भी पर्सन को डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस बोला गया है ना CS एक्ट के सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 2 में, उस पर्सन को हम मानेंगे कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। और ये डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 25 में। तो अब देख लेते हैं ये जो डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस है उसका क्या मतलब है। कोई भी पर्सन प्रैक्टिस कर सकता है अकेले इंडिविजुअली या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप वो कर सकता है दूसरे CS के साथ। दूसरा CS मतलब क्या? ICSI के एक और मेंबर के साथ, या फिर वो प्रैक्टिस कर सकता है किसी दूसरे प्रोफेशनल बॉडी, ICSI को छोड़कर किसी दूसरे प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर के साथ, ICAI का मेंबर हो गया, ICWA का वगैरह एज पर द रूल्स, तो उसके साथ वो पार्टनरशिप कर सकता है। पार्टनरशिप में वो क्या क्या करता है वो बाद में देखते हैं। एक CS इन प्रैक्टिस अपने आप को पब्लिक के सामने जता के बोलता है, मतलब प्रॉपर्ली उनको इन्फॉर्म करता है कि वो क्या है CS इन प्रैक्टिस है। मतलब जॉब वगैरह नहीं कर रहा, वो CS इन प्रैक्टिस है। मैम मतलब क्या सबके घर जाके बोलना पड़ेगा? जी नहीं। जब कोई इसको पूछता है तो अपना इंट्रोडक्शन उस तरीके से देता है, या फिर उसका जो घर है उसके साइड में उसने बोर्ड लगा रखा है, ऑफिस पे उसने बोर्ड लगा रखा है, तो वो जनरली पब्लिक को इन्फॉर्म कर रहा है कि मैं CS इन प्रैक्टिस हूँ। ये जो प्रोफेशनल सर्विसेज या असिस्टेंस वो कंपनी को देता है, वो CS कोर्स में सीखी हुई बातों को अपने प्रैक्टिकल बातों में उतारता है। यहाँ पर वो जितनी भी सर्विसेज काउंसिल उसको बोलती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, कंपनी सेक्रेटरी जो सर्विसेज दे सकता है वो सारी सर्विसेज देना इसको अलाउ है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही वही है बाय द वे, जो हमने क्लास में स्टडी किया था और आज रिवाइज करने वाले हैं। यहाँ पे CS को ये सारे काम करने की जिम्मेदारी कौन देता है? ये सारे काम बेशक बहुत अच्छे से करने की अथॉरिटी कौन देता है? ये अथॉरिटी दी जाती है बाय वेरियस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स।
बहुत सारे स्पेसिफिक एक्ट्स है, वहां पे बोला जाता है कि आप सीएस से सर्टिफिकेट लेके आओ या फिर आप सीएस से अप्रूवल लेके आओ तो हम मानेंगे। तो बेसिकली ये जो अथॉरिटी है, कौन कौन सी अथॉरिटी, सर्टिफिकेट्स इशू करने की अथॉरिटी, कंपनी के लिए या फिर कंपनी के बिहाफ पे सर्टिफिकेट्स इशू करने की अथॉरिटी, एक कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव बन के उनके बिहाफ पे फॉर्म्स वगैरह रिटर्न्स फाइल करने की जिम्मेदारी और उनके सेक्रेटरियल ऑडिट्स करने की जिम्मेदारी, ये जो सारी अथॉरिटीज है ये बेसिकली अलग अलग एक्ट्स, अलग अलग अथॉरिटीज, अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज एक सीएस को देती है। अब वो क्या क्या सर्विसेज दे सकता है वो देखने से पहले देख लेते हैं एक बेसिक आइडिया, उन सबको डिटेल में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले, रिवाइज करने वाले, एक देख लेते हैं बेसिक आइडिया। एक जो सीएस है वो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन एक्सचेंज ऑफ रेम्यूनरेशन, उसके बदले उसको रेम्यूनरेशन इन टर्म्स ऑफ यूजुअली मनी मिलता है। यहाँ पर वो क्या क्या कर सकता है, वो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का काम कर सकता है कंपनी के, मतलब कंपनी के बिहाफ पे कोई फॉर्म फाइल करना हो, कोई रिटर्न भरना हो, कोई एप्लीकेशन भरना हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या मैनुअल फॉर्म में, तो वो सीएस भर सकता है। शेयर ट्रांसफर एजेंट का काम करता है, इशू हाउस का काम करता है, शेयर और स्टॉक ब्रोकर का काम करता है, सेक्रेटरियल ऑडिटर का काम करता है या कंसल्टेंट का काम करता है। मतलब सेक्रेटरियल ऑडिट इज वन ऑफ द ऑडिट्स व्हिच इज कंपल्सरी फॉर अ फ्यू कंपनीज, जो हम आगे वाला जो टॉपिक है ना हमारा सेक्रेटरियल ऑडिट का, उसमें हमने यहाँ पर है। वैसे ही वो कंपनी को एडवाइस कर सकता है कि कंपनी कैसे चलानी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे वर्क करवानी है, कैसे बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस अप्लाई करनी है, कोई लॉ हो, कोई रेगुलेशन हो, उसको एक्सप्लेन दे सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन दिस, सीएस सर्टिफिकेट इशू कर सकता है कंपनी के लिए भी एंड कंपनी के बिहाफ पे थर्ड पर्सन भी। तो ये है एक सीएस इन प्रैक्टिस। सीएस इन प्रैक्टिस जो है ना वो अलग अलग काम करता है। फॉर एग्जांपल सीएस इन प्रैक्टिस जो है, अगर कंपनी को फॉर्म होना है, इनकॉर्पोरेट होना है, वाइंड अप होना है, वो वगैरह वगैरह, ये जो कंपनी के अलग अलग फेजेस है उसमें एक सीएस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सीएस वो सारे फंक्शंस करवा के दे सकता है। सीएस जो है वो कंपनी का क्या बोलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलो या फिर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। कंपनी जितने भी बाकी के काम होते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करना हो, अमैलगमेशन करना हो, वो सर्विसेज एक सीएस प्रोवाइड कर सकता है इन कंपनी। सारी चीजें देने के बाद आ जाते हैं हम टॉपिक के ऊपर, जो है इस सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करता है सीएस। तो सर्विसेज सीएस 9 तरीके की प्रोवाइड करता है। 9 बेसिक ग्रुप्स में पूरी सर्विसेज डिवाइडेड है। सबसे पहला है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल सर्विसेज, ये 2 पार्ट्स में है, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस। दूसरा सेक्रेटरियल ऑडिट, जो करने की जिम्मेदारी और अथॉरिटी सिर्फ एक सीएस को है। तीसरा कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजरी एंड रिप्रेजेंटेशन, इसमें 2 पार्ट्स है, एक तो कंपनी को एडवाइस करना विद रिगार्ड टू वेरियस कंप्लायंसेस, वेरियस प्रोविजंस, वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड दूसरा कंपनी को रिप्रेजेंट करना, जैसे हमने पहले ड्यूटीज में भी पढ़ा था। नेक्स्ट फोर्थ है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन सर्विसेज, जहां पे सीएस एक थर्ड पार्टी की तरह एक्ट करता है, 2 पार्टीज के बीच में जब वो बातें समझता है, सुनता है और अपने एडवाइस देता है इन द केस ऑफ अ कंसिलिएशन सर्विस, एंड अपना ऑर्डर देता है इन द केस ऑफ आर्बिट्रेशन सर्विस। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट सर्विसेज, उसके बाद फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, उसके बाद टैक्सेशन सर्विसेज जिसमें सीएस बेसिक 3 चीजें करता है। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड सर्विसेज, जिसमें जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, कोई कस्टम ड्यूटी या फिर कोई इंटरनेशनल टैक्सेशन है या फिर कोई भी ऐसा लॉ है जो इंटरनेशनल ट्रेड को अप्लाई करता है, रूल्स और रेगुलेशंस है, वो सब समझाता है। एंड लास्ट मैनेजमेंट सर्विसेज। मैनेजमेंट सर्विसेज में 4 चीजें हैं, जनरल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बीइंग द फर्स्ट वन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस एंड पब्लिक रिलेशंस बीइंग द सेकंड वन, जो तीसरा वो है, तीसरा पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड, एंड चौथा है आईटी रिलेटेड। ये 4 पार्ट्स मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। ये जो छोटा सा मैंने आपको चार्ट बना के दिया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसे कवर होती है एक सीएस के द्वारा दी गई हुई सारी की सारी सर्विसेज। अब हर एक को डिटेल में लेते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सेक्रेटरियल सर्विसेज में इसमें 2 पार्ट है, गवर्नेंस सर्विसेज एंड सेक्रेटरियल सर्विसेज। गवर्नेंस सर्विस का काम है कि वो कंपनी को एडवाइस करे कि कंपनी को कैसे चलाना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे अप्लाई करना है, इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस जितनी सजेस्ट की गई है, जो भी रूल्स है, रेगुलेशन, अलग अलग लॉस के अंदर, बिजनेस लॉस, कॉर्पोरेट लॉस, फाइनेंस लॉस, हर एक के जो अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं वो फुलफिल कैसे करने हैं, और वो समझाने की जिम्मेदारी सीएस की होती है अगर उसको हायर किया जाता तरीके से। तो
दूसरा कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल सर्विसेज, यहाँ पे बेसिकली कंपनी एज अ सेक्रेटरी काम करता है, जो हमने ऊपर ड्यूटीज देखी ना वो यहाँ आती है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रमोशन, फॉर्मेशन, ये सारे काम करना, ये सारी चीजों पे हेल्प करना। दूसरा कंपनी का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनके उसे यहाँ पे फाइलिंग करना, उसके यहाँ पे एप्लीकेशंस भरना। तीसरा सारे जो सेक्रेटरियल रिकॉर्ड्स है, रजिस्टर्स है, वो मेंटेन करना, बोर्ड मीटिंग्स, जनरल मीटिंग्स, अलग अलग टाइप की मीटिंग्स अरेंज करना, मिनट बनाना, और सारे जो भी शेयर ट्रांसफर रिलेटेड, शेयर ट्रांसमिशन रिलेटेड, शेयर इशू रिलेटेड जो काम होंगे वो भी करने की जिम्मेदारी, उसके भी रिलेटेड प्रोसीजर्स संभालने की जिम्मेदारी एक सीएस की हो सकती है। दूसरी चीज सेक्रेटरियल ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट का ये जो प्रोविजन है वो दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 204 में, सेक्शन नंबर 204 में। इसमें बोला गया है कि कुछ कंपनीज को कौन कौन सी कंपनीज वो देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ कंपनीज को कंपल्सरली अपने बोर्ड रिपोर्ट के साथ एक एडिशनल रिपोर्ट अटैच करनी पड़ेगी, एक एडिशनल रिपोर्ट लगानी पड़ेगी। कौन सी रिपोर्ट? सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। जो कौन इशू करता है? सीएस इन प्रैक्टिस। कौन इशू करता है? सीएस इन प्रैक्टिस आपका सेक्रेटरियल ऑडिट कर सकता है, जो हमने ऊपर भी देखा अभी जब हमने डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस पढ़ रहे थे। तो सेक्रेटरियल ऑडिट कौन कौन सी कंपनी को करवाना कंपलसरी है? लिस्टेड कंपनी तो है ही है, लिस्टेड कंपनी तो है ही है। अब आ जाते हैं दूसरी कंपनी पे। दूसरी कौन सी कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना कंपलसरी है? पब्लिक कंपनी को। किसको? पब्लिक कंपनी को। पब्लिक कंपनी हर एक, मैम छोटी सी पब्लिक कंपनी बनी है उसको भी? जी नहीं, 3 चीजें हम उसमें चेक करेंगे। जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। जिसका टर्नओवर मतलब सेल्स, जिसकी अर्निंग, जिसका रेवेन्यू 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, 250 करोड़ और मोर। या फिर जिसकी आउटस्टैंडिंग लोन्स बोलो, आपके डिपॉजिट बोलो, आउटस्टैंडिंग जो है, जो उनने बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए हुए, बैंक से या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए हुए, ऐसे आउटस्टैंडिंग का अमाउंट 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। ऐसी कंपनीज को सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट अटैच करना, एनेक्स करना कंपलसरी है विद इट्स बोर्ड रिपोर्ट। यहाँ पे कंपनी की और उसके हर एक ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि सीएस इन प्रैक्टिस को जो भी हेल्प लगे, जो भी उसके क्वेश्चंस रहे, डाउट्स रहे, हेल्प लगे, ये चाहिए वो चाहिए, जो भी चाहिए विद वो उनको देना, वो उनको प्रोवाइड करना, वो उनको अवेलेबल करवा के देना हर एक ऑफिसर की जिम्मेदारी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक और जिम्मेदारी ये है कि जो भी अगर बाय चांस सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट में सीएस कोई चीज मेंशन करता है कि ये इन्होंने गलत की है, ये इन्होंने नेगेटिव की है, इसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन मेंशन करना। कोई भी क्वालिफिकेशन मेंशन, हर एक क्वालिफिकेशन के ऊपर जस्टिफिकेशन देना, क्लैरिफिकेशन देना, ये क्यों हुआ, आगे से क्यों नहीं होगा, वगैरह वगैरह, सारा क्लैरिफिकेशन देने की जिम्मेदारी एक बोर्ड की है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। और ये सारा क्लैरिफिकेशन उनको बोर्ड रिपोर्ट में देना पड़ेगा। किसमें देना पड़ेगा? बोर्ड रिपोर्ट में देना पड़ेगा। अगर किसी भी गलती पाई जाती है, किसी से भी पता चला कि ये जो सेक्शन 204 का जो पूरी डिटेल्स है वो किसी ने नहीं फॉलो करी, किसने? कंपनी ने नहीं फॉलो करी, कंपनी की कोई ऑफिसर ने नहीं फॉलो करी, प्रैक्टिस था उसने नहीं फॉलो करी। अगर ऐसा कोई भी पाया जाता है इन डिफॉल्ट, तो उसको फाइन लगेगी। कितनी फाइन लगेगी? मैंने अगेन आपको जैसे बताया, मैंने रेड में मेंशन किया हुआ है, कितनी फाइन लगेगी? 1 लाख कम से कम, और ज्यादा 5 लाख, 1 लाख से 5 लाख तक। ये हो गया दूसरा सर्विस ऑडिट। आ जाता है तीसरा सर्विस ये है कि कंपनी को एडवाइस करने का काम एंड कंपनी को रिप्रेजेंट करने का काम। एडवाइस करना है अलग अलग लॉज के रिलेटेड, मल्टीपल लॉज। कंपनी अगर फॉरेन एक्सचेंज में डील करती है तो फेमा उनको अप्लाई करता है। कंपनी अगर रियल एस्टेट में डील करती है या फिर उसकी कोई फैक्ट्री साइट्स वगैरह है तो रेरा उसको अप्लाई करता है। अगर कोई इंसॉल्वेंसी के रिलेटेड कोई चीज है तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी उसको अप्लाई करेगा। अगर कोई डिपॉजिटरीज वो मेंटेन करते हैं, डिपॉजिटरी है खुद, तो डिपॉजिटरीज एक्ट उसको अप्लाई करेगा। अगर वहां पे कोई लेबर्स है, वहां पे कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, तो लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज उनको अप्लाई करेंगे। कोई फैक्ट्री है तो उसमें एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल लॉज,
लॉज और उसके रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करेंगे, तो वो सारी चीजों पे एडवाइस करना, वो सारे के सारे रूल्स समझाना, वो सेबी के हो या कोई और एक्ट के हो, वो सारी की सारी चीजों पे इनको एडवाइस करना और कंप्लाई करने के लिए कैसे कंप्लाई करना है वो समझाना, ये जिम्मेदारी हमें दी गई है। उसी के साथ साथ अगर कोई कंपनी को हमें कहीं जाके रिप्रेजेंट करना है, कहीं बुलाया गया है, कोई भी ट्रिब्यूनल के सामने बुलाया गया है, कोई कंज्यूमर फोरम में बुलाया गया है, कहीं पे हमें कोई क्वासी जुडिशियल कोई मैटर निपटाने के लिए बुलाया गया है, कोई भी जगह पे अगर बुलाया गया है तो उस जगह पे जाके कंपनी को रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी भी हमें दी गई है। हमारा चौथा फंक्शन हमने देखा था कि अगर कोई दो पार्टीज है, इसमें हमने केस देखा था एक, फॉर एग्जाम्पल आमिर एंड SRK ने एक अग्रीमेंट किया, नाउ दे आर नॉट एबल टू अग्री ऑन वन ऑफ द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट, उनको कंफ्यूजन हो रहा है, आमिर बोल रहा है ये है, SRK बोल रहे हैं ये है, तो यहाँ पे दोनों की बातें सुनने के लिए, समझने के लिए एक थर्ड पार्टी को लाया जाता है। ये थर्ड पार्टी होती है कंसिलिएटर या फिर आर्बिट्रेटर, ये डिटेल्स हमने देखी थी। तो ये थर्ड पार्टी, इसमें मैंने आपको डिफरेंस भी लेक्चर के बीच में बताया था। आर्बिट्रेटर या कंसिलिएटर एक CS बन सकता है, नेशनल इंटरनेशनल मैटर्स दोनों में। दूसरा, कहीं पे कोई आर्बिट्रेशन या कंसिलिएशन का केस चल रहा है तो उसके रिलेशन में एडवाइस करने का काम भी एक CS कर सकता है, और आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन की कोई एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना है, उसका कोई क्लॉज ड्राफ्ट करना है तो वो काम भी CS कर सकता है। तो ये 3 काम CS कर सकता है इन रिलेशन टू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। उसके बाद फिफ्थ हमारा फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट सर्विसेज रिलेटेड। इसमें 3 चीजें आती है। सबसे पहला, जितनी भी पब्लिक इशू होगी कंपनी के सिक्योरिटीज की, उसके रिलेटेड काम, लिस्टिंग रिलेटेड काम, सिक्योरिटी का पूरा मैनेजमेंट करने का काम एक CS कर सकता है, CS को दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि शेयर्स इशू करते टाइम, सिक्योरिटीज इशू करते टाइम सारी की सारी डिटेल समझाना, प्रोविजन समझाना, एडवाइस करने का काम CS का है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाना, फ्यूचर में कितना पैसा लगने वाला है वो सब एक्सप्लेन करना, जो भी फॉर्मेलिटीज करनी है इन रिलेशन टू कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल अगर कम्युनिकेट करके लेटर ऑफ ऑफर देना है, एप्लीकेशन रिलेटेड कोई इशू है, कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स कम्युनिकेट करने हैं सिक्योरिटीज के रिलेटेड, वो भी एक CS को काम दिया जा सकता है। कोई भी लोन करना है तो फिर लोन रिलेटेड कोई कहीं अप्लाई करना है, कहीं रिप्रेजेंट करना है, लोन कौन से असेट पे वो चार्जेस लगाने हैं, ये सारे डिसीजंस और उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन का काम भी CS करता है। शेयर्स रिलेटेड बायबैक हो, इशू है, वो काम CS कर सकता है। इंटरनेशनल मार्केट की सिक्योरिटीज ADR है, GDR है, मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ये सारे काम भी CS कर सकता है। दूसरा, पहला तो फाइनेंशियल मार्केट में हुआ हमारा पब्लिक इशू, लिस्टिंग एंड सिक्योरिटीज मैनेजमेंट। दूसरा है टेक ओवर कोड एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। सेबी जो है वो रूल्स प्रोवाइड करता है टेक ओवर के रिलेटेड। टेक ओवर मतलब क्या, एक कंपनी दूसरे कंपनी में काफी सब्सटैंशियल हिस्सा जो बर्न कर लेती है या ले लेती है तो उसको टेक ओवर बोलते हैं। तो यहाँ पे वहां के शेयर होल्डर्स के साथ कुछ गलत ना हो, इसीलिए एक टेक ओवर कोड बनाया गया है बाय सेबी। तो उसके सारे रूल्स फॉलो करना, उसके रिलेटेड एक कंप्लायंस ऑफिसर बनना, मतलब जो भी रूल्स दिए ये फॉलो हुआ क्या, फॉलो हुआ क्या, फॉलो हुआ क्या, फॉलो हुआ क्या, वो सब चेकलिस्ट चेक करना, ये जिम्मेदारी भी CS को दी जाती है। तीसरा टास्क हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स रिलेटेड है, सिक्योरिटीज कंप्लायंस एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज। CS को ये अथॉरिटी है कि वो कंपनी को एंड कंपनी के बिहाफ पे सर्टिफिकेट्स इशू कर सकता है सेबी के अंडर वगैरह वगैरह। यहाँ पर इंटरनल ऑडिट करना है, कोई डिपॉजिटरी है तो उसका इंटरनल ऑडिट करना है, वो काम भी CS कर सकता है। ये सर्टिफिकेशन की जो अथॉरिटी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये सारी कंपनीज को भी सर्टिफिकेट इशू करने की जिम्मेदारी जो है वो एक CS को दी जाती है। 6th हमारा फंक्शन है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सर्विसेज। इसमें बेसिकली सारे अकाउंट्स फाइनलाइज करना, वर्किंग कैपिटल रेशियो कितना होना चाहिए ये सब देखना, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब डेट कितना होना चाहिए, इक्विटी कितना होना चाहिए वो चेक करना। यहाँ पे कंपनी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रही है तो उसको पहले एनालाइज करना, उसको पहले रिपोर्टिंग करना, कंपनी का इंटरनल ऑडिट करना, कंपनी ऑडिट कमिटी का सेक्रेटरी बनना, उनको सारे प्रोविजंस समझाना, कंपनी के बजटरी कंट्रोल्स को हैंडल करना, कहीं लोन अगर अप्लाई करना है तो उस चीज के रिलेटेड सारी प्रोविजंस देखना, ये सब काम भी किसका है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सर्विसेज के अंडर एक CS का है। जैसे कि इसमें और एक है कि
अगर कंपनी कहीं अमेलगमेट हो रही है या फिर कहीं एडअप हो रही है, कोई जॉइंट वेंचर हो रहा है वगैरह, जहाँ पे कंपनी का शेयर मार्केट हमें प्राइस देखना है, तो फिर यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन निकालने का काम भी सीएस को दिया जा सकता है। 7th पॉइंट, थर्ड लास्ट पॉइंट जो हमारे सर्विसेज का पार्ट है, टैक्सेशन। टैक्सेशन में कंपनी के लिए सीएस 3 काम कर सकता है। पहला, उनको सारे टैक्सेशन रूल समझाने का काम, उसके ऊपर एडवाइस करके उनको टैक्स प्लानिंग में हेल्प करने का काम। कोई भी टैक्सेस हो, जीएसटी हो, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, डायरेक्ट टैक्सेस हो, जीएसटी, कस्टम्स, इनकम टैक्स वगैरह, उन सब पे उनको टैक्स प्लानिंग के बारे में एडवाइस करना। दूसरा, कंपनी का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बनके उनके बिहाफ पे रिटर्न्स फाइल करना, फॉर्म्स भरना, एप्लीकेशंस करना इन टैक्स लॉस के अंडर। और तीसरा, अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है या फिर इसमें कोई हियरिंग आ जाती है, तो टैक्स ऑफिशियल्स के सामने इनको और कंपनी को रिप्रेजेंट करने का काम भी एक सीएस कर सकता है। हमारा 8वां पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड डब्ल्यूटीओ सर्विसेज। डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स बनाई हैं, बहुत सारे रूल्स बनाए हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्या, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आपके पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सारी चीजें। तो इस पे डब्ल्यूटीओ ने एक अग्रीमेंट बनाया है, ट्रिप्स अग्रीमेंट। सारे ट्रिप्स अग्रीमेंट मतलब ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये वाले इस चीज के रिलेटेड अग्रीमेंट है। तो ये सबका रूल्स समझाना, इंटरनेशनली कुछ अगर फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेशन हो रहा है या फिर कंसिलिएशन हो रहा है तो उसमें हेल्प करना। कोई इंटरनेशनल लॉज है कस्टम्स रिलेटेड या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड, वो एक्सप्लेन करना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिलेटेड कंपनी को एडवाइस करना। ट्रेडमार्क रिलेटेड एक एजेंट बनना, जहां पे आप ट्रेडमार्क रजिस्टर वगैरह कर सकते हो, ये सारी चीजें करना। अगर कंपनी को कोई भी मैटर हो जाता है कि कोई टैक्स लॉ समझना है कि क्या सब्सिडी है, क्या एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी, क्या क्या में एक्स्ट्रा टैक्सेस लगेंगे, वो सारी चीजें इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड समझाना, ये जिम्मेदारी भी सीएस को दी जा सकती है। और हमारी 9वीं और आखिरी चीज, मैनेजमेंट सर्विसेज। मैनेजमेंट में सीएस जो है 4 तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पहली, जनरल सर्विसेज। जनरल सर्विसेज में अगेन वो क्या करेगा, कंपनी के डायरेक्टर्स को गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हेल्प करेगा, कंपनी का लीगल स्ट्रक्चर बनाएगा, कंपनी का पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर फॉर्म करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे वो मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा अलग अलग जगह पे। दूसरी चीज वो क्या करते हैं, वो एक हेल्प करते हैं कंपनी को इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस। मतलब किसी भी स्टेक होल्डर को, किसी को कोई कम्युनिकेट करना है, फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर को कोई लेटर लिखना है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट से कोई लेटर आया तो उनको रिस्पॉन्ड करना है, से कोई नोटिस आया तो उनको रिस्पॉन्ड करना है, कोई मीटिंग का इनवाइट भेजना है, ऑफर भेजना है, कोई भी मीटिंग का अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई स्पेशल चीज उसमें अभी होने वाली है कोई मीटिंग में, तो स्पेशल कॉज को एक्सप्लेन करना है, प्रोस्पेक्टस रिलेटेड डिटेल्स, हर एक कम्युनिकेशन जो करना है वो भी एक सीएस कर सकता है। प्लस उसके साथ साथ ब्रांड बिल्डिंग करना है, पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करने हैं, उसके रिलेटेड भी सीएस काम करता है। तीसरा मैनेजमेंट में वो करता है, ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस करता है। ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस करते वक्त ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे होगा, कंपनी के जितने भी ह्यूमन रिसोर्स है उनका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ के एम्प्लॉइज को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे उनको और बेहतर काम करने की तरफ लेके जाना है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस देखना, कंपनी को लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल लॉज, ये सारी चीजें समझाना। प्रोफेशनली ये सारी चीजें कंपनी को एडवाइस करना, इस बेसिस पे कंपनी को सारी प्रोविजन समझाना, उनसे सारा काम करवा के लेना विद रिगार्ड टू ह्यूमन रिसोर्स, ये सारी जिम्मेदारी भी एक सीएस को दी जाती है। एंड आखिरी जो मैनेजमेंट वो करता है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड। आजकल कंपनी की मीटिंग्स हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ले सकते हैं, तो उसके रिलेटेड कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजंस है, तो वो प्रोविजंस एक्सप्लेन करना। इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू शेयर होल्डर्स वगैरह, अलाउड है कि शेयर होल्डर को किसी का नोटिस भेजना है मीटिंग का तो आप इलेक्ट्रॉनिकली भेज सकते हो, तो वो सारी चीजें भेजना। कंपनी का सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग सही है कि नहीं, साइबर लॉस के अंडर कंपनी सारे रूल्स फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, कंपनी प्रोटेक्टेड है क्या, उसका जो पूरा जो डेटा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड वो सारा प्रोटेक्टेड है कि नहीं है, ये सारी चीजें चेक करने की जिम्मेदारी एंड कंपनी के बिहाफ पे इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म्स वगैरह एप्लीकेशंस फाइल करने की जिम्मेदारी भी सीएस को दी जा सकती है। इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा जो रिविजन है वो कंप्लीट होता है। हमने पूरा ये जो चैप्टर था, इट वाज वेरी स्मॉल बट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस पूरा का पूरा रिवाइज किया ना, आपको इसके बाहर एक भी एमसीक्यू नहीं आने वाला, क्योंकि इस नोट्स के अंदर हर एक टाइप का एमसीक्यू मैंने कंपाइल करके दिया, हर एक टाइप का एमसीक्यू एज एन हर एक टाइप के क्वेश्चन जितने भी पूछे जा सकते
हैं वो इसी नोट्स के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ ऐसे ही। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है यहाँ पर, उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए गए। 5 क्वेश्चन क्या दिए गए? विजन स्टेटमेंट क्या है, मिशन स्टेटमेंट क्या है, आईसीएसआई ये कब एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना, और इसके अलावा दिया गया है कि कंपनी ये जो आईसीएसआई है वो कौन कौन से फंक्शंस करती है, मतलब कौन कौन से फंक्शंस करती है तो हमें ऑलरेडी पता है कौन कौन से फंक्शन करती है। स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, काउंसिल के इलेक्शंस करती है, मेंबर्स के लिए रूल्स बनाती है वगैरह। और पूछा गया है कि एक सीएस कंपनी को किस किस के आगे रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये सारा तो हमने यहाँ पे पढ़ा है, तो हमें सारे के आंसर्स ऑलरेडी आते हैं। तो अब मैं पूछ लेती हूँ ऐसे ही बीच में से आपको कोई क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, ठीक है। हर एक क्वेश्चन कवर करने की पूरी कोशिश अब हम यहाँ पे करने वाले हैं। फुल अटेंशन चाहिए। रिविजन अब हो चुका है, अब मैं आपको क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, ठीक है। रेडी, डन, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि आईसीएसआई कौन से एक्ट के अंदर सेटअप हुआ। एमसीक्यू में मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रही, आंसर फिर भी दिमाग में सोच लीजिए, आपको ऑलरेडी पता है कौन से एक्ट के अंदर आईसीएसआई सेटअप हुआ है। कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट ऑफ 1980। तो 1980 में ये एक्ट आया और उसके बाद आईसीएसआई बना है, द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। कौन से जुरिस्डिक्शन के अंडर, कौन से डिपार्टमेंट के अंडर, गवर्नमेंट के कौन से डिपार्टमेंट के अंडर ये जो आईसीएसआई है वो आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सब कुछ हमने नोट्स में देखा है अभी ही। अभी एट प्रेजेंट कितने स्टूडेंट्स है? ऑलमोस्ट अराउंड 4 लाख। कितने मेंबर्स है? अराउंड 50,000। आईसीएसआई क्या काम करता है? मेंबर्स के लिए बेस्ट स्टैंडर्ड्स बनाता है, स्टूडेंट्स को बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करता है, और पूरा आईसीएसआई को फंक्शन करने में हेल्प करता है थ्रू इलेक्शंस एंड ऑल। कहाँ पे है हमारा हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली। कितने रीजनल ऑफिस है? 4। चारों के नाम हमें ऑलरेडी पता है। कितने चैप्टर्स है? 70। विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, मोटो स्टेटमेंट हमें पता है, इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद 5 वैल्यूज कौन सी होती है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आई रोज हमने देखा है, ये देखिए यहाँ पर। उसी के साथ हमने देखा है कि इंटेग्रिटी, ये वर्ड कहाँ से आया है? इंटीजर वर्ड से आया है, जो है एक लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है होल या फिर कंप्लीट होना। इथोस, ये जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जिससे एथिक्स वर्ड डेवलप हुआ है। इथोस का मतलब होता है कैरेक्टर या फिर कस्टम। तो उसके में मीनिंग्स, इसके सारे मीनिंग्स के ऊपर हमें क्वेश्चन आ सकता है। आईसीएसआई का यूएसपी क्या होने वाला है? क्वालिटी, वैल्यू एडेड सर्विसेज एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। ओनरशिप होने का क्या फायदा होता है? रिस्क कम होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, और आईसीएसआई की और प्रोफेशन की गुडविल और रिस्पेक्ट भी इंक्रीज होता है। कंपनी सेक्रेटरी के 2 डेफिनेशन कौन कौन कहाँ पे दिए हुए हैं? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट ऑफ 1980 एंड कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। ये कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट का कौन सा सेक्शन है? 21C। 21C प्रॉपर नाम तो ऑब्वियसली वी नो, सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज C, लेकिन अभी सिर्फ समझने के लिए 21C। एंड कंपनीज एक्ट 2013 में कहाँ पे दिया हुआ है? 224 में। इसके डेफिनेशन भी हमने दोनों के देख लिए थे बिल्कुल क्लियरली। उसके बाद अपॉइंटमेंट के सारे रूल्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। पेड अप शेयर कैपिटल कितना चाहिए पब्लिक कंपनी का? रूल 8 के अंडर क्या प्रोविजंस है? रूल 8A के अंदर किसका प्रोविजन दिया गया है? प्राइवेट कंपनी का। किस किस को रखना कंपलसरी है? रूल 8 के अंदर वो सीएस कैसे रखना पड़ेगा? की मैनेजरल पर्सनल करके रखना पड़ेगा। रूल 8A के अंदर प्राइवेट कंपनी को कैसे रखना पड़ेगा? एक होल टाइम सीएस रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमने देखी, इसके ऊपर अपने को क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद फंक्शंस में 3 फंक्शंस हमने देखे। उसके बाद हमने देखे जो अलग अलग ड्यूटीज, उसके ऊपर हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्यूटीज ऑफ सीएस। तो 4 आपको दिए जाएंगे ऑप्शंस, उसमें शायद तीनों जो रहेंगे, अगर वो तीनों है ड्यूटीज ऑफ सीएस तो नीचे ऑल ऑफ द अबव दिया जाएगा, तो वो सही आंसर रहेगा। या फिर हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ द सीएस। तो इन सब के अलावा कोई ड्यूटी दी जाएगी जो सीएस की ड्यूटी नहीं है। तो अपने यहाँ पे अपन ने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे उसको अज्यूम नहीं करना, नहीं शायद ये ना रह गया होगा मैम का बोलना। जी नहीं, हमने हर चीज पढ़ी है, हम चीज कंपाइल करी है, तो नहीं पढ़ा है तो उसको अज्यूम मत करो। नहीं, हो सकता है ड्यूटी होगी सीएस की, नाम से तो लग रहा है लेकिन मैम ने नहीं बताया होगा, ऐसा नहीं है। जितनी ड्यूटीज है सीएस की हमने सारी कवर की है, ऐसा हर एक पॉइंट के साथ हमने हर डिटेल कवर की है। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस का ये जो डेफिनेशन है वो कहाँ पे दिया गया है? कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन में? 225 में, 2 क्लॉज 25 में। और ये जो डेफिनेशन है इसने किसकी हेल्प ली है? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट की हेल्प ली है, जहां पे डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 क्लॉज 2 में। फिर हमने देखा इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर सकता है, पार्टनरशिप में सीएस के साथ प्रैक्टिस कर सकता है, पार्टनरशिप में किसी और प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर के साथ प्रैक्टिस कर सकता है। फिर यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो हमने देखा। एक सीएस जो है वो पब्लिक को बताता है कि he holds himself out as a CS in practice in front of public। ये जो
अथॉरिटीज है सर्टिफिकेट इशू करने की, ऑडिट करने की, ये सारी अथॉरिटीज कौन देता है? अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज देती है। फिर हमने सारी सर्विसेज देखी, सर्विसेज के रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेक्रेटरियल ऑडिट किस किस को कंपल्सरी है उसके रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो किस किस को कंपल्सरी है? लिस्टेड कंपनी को, पब्लिक कंपनी को। पब्लिक कंपनी कौन सी? जिसका पब्लिक पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिसका टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिसका लोन्स बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। उसके बाद हमने देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये ड्यूटी है कि उनको पूरी हेल्प करनी है सीएस इन प्रैक्टिस को ये सारे फंक्शंस कंप्लीट करने में, और साथ ही साथ जो भी वो अगर क्वालिफिकेशन बताते हैं, अगर बाय चांस सीएस कोई क्वालिफिकेशन बताता है तो बोर्ड रिपोर्ट में उसको जस्टिफाई करना, उसको क्लैरिफाई करना भी कंपलसरी है। ये सारे जो प्रोविजंस है वो दिए गए हैं सेक्शन 204 में। बोर्ड रिपोर्ट का प्रोविजन 134 क्लॉज 3 में है, और ये प्रोविजन सेक्रेटरियल ऑडिट का है सेक्शन 204 में ऑफ कंपनीज एक्ट। फाइन कितनी लगेगी अगर कुछ गलती हो गई? तो 1 लाख से 5 लाख, 1 लाख से 5 लाख। फिर ये सारे लॉस के अंदर एडवाइस करना है, ये सारे चीजों के अंदर, ये सारे अथॉरिटीज के सामने रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद हमने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन की सर्विसेज देखी। उसके बाद हमने देखा फाइनेंशियल मार्केट्स में 3 टाइप की सर्विसेज। उसके बाद हमने फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सर्विसेज देखी। फिर हमने टैक्सेशन में 3 स्पेसिफिक चीजें देखी। फिर हमने इंटरनेशनल ट्रेड एंड WTO सर्विसेज देखी। देन हमने मैनेजमेंट में 4 स्पेसिफिक चीजें देखी। इसी के साथ हमारा चैप्टर, इसमें जितने टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज आते हैं वो सारा हमने रिवीजन में ही कंप्लीट किया है। तो प्लीज ये मत सोचिए कि एमसीक्यूज कैसे होंगे, क्योंकि अब आपके एमसीक्यूज होंगे थ्रू अ टेस्ट। अगर आपने ये लेक्चर ध्यान से देखा है, अगर आपने पहले के 2 लेक्चर्स जब हमने पूरा स्टडी किया था वो ध्यान से देखा है, और आपने रिवीजन प्रॉपर्ली कंप्लीट किया है, तो आपको ये चैप्टर का कन कन अच्छे से समझा है, ये भी मुझे पता है, और अच्छे से लर्न हुआ ये भी पता है। लेकिन अगर नहीं भी समझा, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं सही हूं इस मामले में, अगर नहीं भी समझा हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी। आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे मोबाइल फोन के थ्रू व्हाट्सएप वगैरह, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू, या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू। तो प्लीज कॉन्टैक्ट अगर आपको कुछ भी डाउट हो। और ये कॉन्टैक्ट करने के लिए मैं 2 रीजन की वजह से बोल रही हूँ। सबसे पहला मेन रीजन क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लीगल एप्टीट्यूड का, और दूसरा रीजन क्योंकि इसके ऊपर मैं आपकी टेस्ट लेने वाली हूँ विद इन अ वीक। ये टेस्ट की डिटेल्स आपको टेलीग्राम के ऊपर आ जाएगी। जो टेस्ट आपको देनी है स्पेसिफिकली इस टॉपिक के ऊपर, एक एमसीक्यू टेस्ट रहेगी, बहुत सिंपल सी छोटी सी, जो आपको इस टॉपिक के ऊपर देनी है। एंड आई होप आप सबने रजिस्टर कर लिया है बैच के लिए। अगर अभी तक आप में से किसी ने रजिस्टर नहीं किया है बैच के लिए, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो एंड register for the batch right now, because we 3 and all the whole SPC team is completely ready to take the responsibility of your CSET and make it as fun as possible, as exciting as possible, and definitely to make it very very successful. So all the very best. आप प्लीज जाके रजिस्टर कर लीजिए, लेक्चर ध्यान से देख लीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो पहले मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, और जल्द से जल्द जो मैं टेस्ट आपके लिए लाने वाली हूँ उसके लिए रेडी हो जाइए। सो आई होप आपको सारी चीजें समझी हो। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।